जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 29 अगस्त 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 2030। यानी 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसकी मेजबानी करने के लिए जो बोली लगानी है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी है। तो इस प्रकार से भारत 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी के लिए वो प्रस्ताव भेजेगा और भारत अहमदाबाद में ये खेल आयोजित करवाने के लिए प्रस्ताव भेजेगा। यदि बोली सफल होती है तो गुजरात सरकार को केंद्र से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बात हुई है यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स की यानी राष्ट्रमंडल खेल की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। 72 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। हर 4 साल में इनका आयोजन होता है। इसका उद्देश्य है खेलों के जरिए राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। पहली बार इन खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था और इनका आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। साल 2010 में भारत में भी कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए गए थे और वो दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जिसमें भारत ने 64 मेडल जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड मेडल शामिल थे। पिछले 3 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2014 में इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में और 2022 में इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने करोड़ रुपए की 4 बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 12,328 करोड़। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 4 बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनकी लागत कितनी है? 12,328 करोड़ रुपए की। इसका उद्देश्य है यानी कि इन प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कनेक्टिविटी, माल परिवहन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। इसका लाभ क्या होगा? तो 47 लाख से अधिक लोगों और 3,108 गांवों को लाभ होने वाला है इन परियोजनाओं का। गुजरात में जो परियोजना शुरू की जा रही है उसमें नई देसलपर, हाजीपीर लूना और बयोर लाखपत रेल लाइन शामिल है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी परियोजना शुरू की जाएगी जो कि सिकंदराबाद, बाड़ी तीसरी और चौथी लाइन इसमें शामिल की गई है। बिहार में भी भागलपुर, जमालपुर तीसरी लाइन की परियोजना है। असम में भी ये परियोजना शुरू की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम राज्य के लिए ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ये रेलवे से रिलेटेड परियोजना है। रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा के बौद्ध जिले को पहली बार रेल नेटवर्क से हाल ही में जोड़ा गया है। चिनाब ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर की। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को केंद्र सरकार ने नवरत्न का दर्जा अभी हाल ही में दिया है। दक्षिण तटीय रेलवे से एक नया रेलवे जोन बनाया गया है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है और भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में ई आधार प्रमाणीकरण को अभी हाल ही में अनिवार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो अब यह योजना 31 मार्च 2030 तक होगी। ठीक है, यानी कि अब इस योजना को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि योजना। इसका उद्देश्य ये है कि स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान करना। इस योजना में जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, सड़कों के किनारे जो अपनी दुकान लगा लेते हैं, वो स्ट्रीट वेंडर कहलाते हैं। तो उनको ऋण सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना कोविड-19 जब महामारी चल रही थी उस समय शुरू की गई थी, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें कुछ ऋण दिया जाता था जिसके कारण वो अपना धंधा फिर से शुरू कर सकते थे। तो अब इस योजना को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
अब इसकी जो लागत होने जा रही है वो 7,332 करोड़ रुपए की लागत होगी। दोस्तों, इस योजना का लक्ष्य है 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी, जब कोविड-19 महामारी चल रही थी। 2025 में जो प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना बिहार में, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार में, ज्योति योजना केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है, एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय, इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना, विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा, महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा और पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस आलोक आराधे और विपुल मनुभाई पंचोली, तो इन दोनों को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिसमें पहला नाम है जस्टिस आलोक आराधे का, जो कि मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए हैं। और दूसरा नाम है जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली का, जो कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट 1950 में अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित हुआ था। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस H.J. कानिया। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 जस्टिस हो सकते हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। संविधान का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल है। सुप्रीम कोर्ट के पास विधि की व्याख्या का अंतिम अधिकार होता है, यानी कानून की व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक किया गया है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई या B.R. गवई। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए अपने प्रवेश नियमों में ढील दी है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो दोस्तों, अर्जेंटीना ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने प्रवेश नियमों में ढील दी है, यानी जिन भारतीयों के पास वैध अमेरिकी पर्यटक वीज़ा है उन्हें अब अर्जेंटीना जाने के लिए अलग से अर्जेंटीना की वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ऐसा कोई नागरिक है जिसके पास अमेरिका का पर्यटक वीज़ा है, ठीक है, तो अब उसे अर्जेंटीना जाने के लिए अर्जेंटीना के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कुछ नियमों में बदलाव किया गया है अर्जेंटीना की सरकार के द्वारा। और नियमों में ये जो बदलाव किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? यात्रा को आसान बनाना। इसका प्रभाव क्या होगा? इससे उन भारतीयों को लाभ होगा जो अमेरिका जा चुके हैं या वहाँ जाने की योजना बना रहे हैं और अब अर्जेंटीना की भी यात्रा करना चाहते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि अमेरिका तो जाना ही था, वहाँ का पर्यटक वीज़ा था, लेकिन अब वो अर्जेंटीना भी जा सकते हैं। अर्जेंटीना की बात करें अगर हम, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी ब्यूनस आयर्स है। करेंसी है अर्जेंटीनी पेसो और राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई। और दोस्तों, यहाँ के पंपास मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अर्जेंटीना की जो सीमा है वो चिली से लगती है, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, इन सभी देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, हर साल आयुर्वेद दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जो धन्वंतरी जयंती होती थी या जो धनतेरस का त्यौहार होता था, उस दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब एक डेट फिक्स की गई है कि अब 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 2025 की थीम भी रखी गई है, तो जन और धरती के लिए आयुर्वेद। तो ये थीम आप ज़रूर नोट करें। आयुर्वेद दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद के महत्व को पहचान दिलाना।
हाल ही में घोषित किए गए नए दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे अमेरिका में अमेरिका का खाड़ी दिवस 9 फरवरी को मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस 25 जून को इंडिया में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। प्रेरणा दिवस कर्नाटक में 17 मार्च को। समानता दिवस तमिलनाडु में 14 अप्रैल को। और नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस कृष्णन को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर बैंक। ठीक है, तो एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2028 तक के लिए। एस कृष्णन की बात करें तो पहले वो पंजाब और सिंध बैंक और तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो मुख्यालय इसका श्रीनगर में है। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी महाराजा हरि सिंह के द्वारा, और यह भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसमें राज्य और जनता दोनों की भागीदारी थी। कुछ प्रमुख बैंकों के एमडी और सीईओ डिस्कस करते हैं। एसबीआई के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं देवदत्त चंद्र। और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के सीईओ हैं विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा। अगला क्वेश्चन है, ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इजिप्ट में या मिस्र में। तो दोस्तों, ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास का जो आयोजन है यह मोहम्मद नाजिम सैन्य बेस इजिप्ट में किया जा रहा है। तो अगस्त सितंबर में इसका आयोजन किया जाना है। इसमें पहली बार भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने भाग लिया है। और इसमें अमेरिका, इजिप्ट, सऊदी अरब, ग्रीस, ब्रिटेन, कतर, यूएई, जॉर्डन, फ्रांस, ये सभी देश इसमें शामिल हुए हैं। भारत भी शामिल हुआ है। लगभग 700 सैनिक भारत के शामिल हुए हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ब्राइट स्टार अभ्यास एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि मिस्र में हर साल आयोजित होता है। इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, जैसे 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत सिंगापुर के बीच में। प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना का एक तकनीकी प्रदर्शन था। 32वां सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत सिंगापुर के बीच में। पासेक्स एक्सरसाइज भारत ग्रीस के बीच में। 17वां नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 भारत मंगोलिया के बीच में। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत फ्रांस के बीच में। पहला टाइगर क्लॉ अभ्यास 2025 भारत अमेरिका के बीच में। 30वां प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेना के बीच में हुआ है। और 8वां डस्टलेक अभ्यास 2025 भारत उज्बेकिस्तान। और चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को विश्व झील दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इसका 27 अगस्त। तो 27 अगस्त को अब विश्व झील दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसका उद्देश्य है झीलों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका सतत प्रबंधन करने के लिए बढ़ावा देना, जागरूकता फैलाना। वर्ष 2025 में विश्व झील दिवस पहली बार मनाया गया है और इसे हर साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा मनाया जाएगा। दोस्तों, विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो कैस्पियन सागर है ये रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान से अपनी सीमा साझा करती है और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील की बात करें तो ये कनाडा, अमेरिका में है और ये सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या में है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील ये रूस में है। सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। हुरन झील कनाडा और अमेरिका के बीच में है। मिशिगन झील अमेरिका में है। और टांगानिका झील तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बुरुंडी और जाम्बिया में है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है।
और ग्रेट वियर लेक कनाडा में है। ठीक है, तो ये हैं विश्व की कुछ प्रमुख झीलें। अगला क्वेश्चन है SC/ST कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? तो यह भुवनेश्वर में होगा। तो जो SC और ST कल्याण समितियां हैं उनके अध्यक्षों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन ओडिशा भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है और ये 29 और 30 अगस्त को आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन करने वाले हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। इसका उद्देश्य ये है कि जो संसद है और जो राज्य की विधानसभाएं उनकी समितियों के बीच अनुभव साझा करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में संविधान में प्रावधान क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की अधिसूचना की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना की बात करता है। अनुच्छेद 366-24 अनुसूचित जाति की परिभाषा, अनुच्छेद 366-25 अनुसूचित जनजाति की परिभाषा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 46 राज्य को SC/ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना से संबंधित है और अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं, इनको आप नोट करें। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप पर कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करें, अभी इसमें छूट चल रही है। तो गणेश 500 जो कूपन कोड है यूज करके आप इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कल के करेंट अफेयर्स को। तो कल का पहला करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये गोवा में होगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को किस कंपनी ने डेवलप किया है जिसका 10वां टेस्ट कामयाब हुआ है? SpaceX। इंगा रुगिनेन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? लिथुआनिया। और किस भारतीय क्रिकेटर ने IPL से संन्यास लिया है? अश्विन ने। टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने कौन सी परियोजना शुरू की है? आरोहण परियोजना। फसल उत्सव ओणम किस राज्य में शुरू हुआ? केरल। वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? उज्जैन। नायरा एनर्जी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तैमूर अब्सगुलिएव को। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विटामिन के वैज्ञानिक नाम डिस्कस करेंगे। विटामिन A का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B9 का फोलिक एसिड, विटामिन B12 का कोबालमिन और विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल और विटामिन K का फाइटोनडायोन। ठीक है, तो ये विटामिन्स हैं और उनके वैज्ञानिक नाम है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका आंसर था उत्तराखंड। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तराखंड बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स की ई बुक मिलेंगी और इसके अलावा GK की ई बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इनको प्राप्त करने के लिए आप ऐप को इंस्टॉल करें। 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है इसका पैकेज मिलेगा 199 रुपये में। तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आप जाकर के इसका यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल है। और दोस्तों, GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिल जाएंगी।